बढ़ावा दिया है, जिस पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और कांग्रेस सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें स्पीकर ओम बिरला ने शांत कराने की कोशिश की। आप सदन पर बेल पर आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये सदन की अच्छी प्रक्रिया नहीं है। नो, गलत है आपका। रोज आप अध्यक्ष, मैं माने सदस्य, नो, मैं माने सदस्यों फिर आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, सदन में इस सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इतने पर भी जब कांग्रेस सांसद नहीं माने तो स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को संसद के नियम कानून वाली बुकलेट दिखाकर अपनी जगह बैठने को कहा। बेल में खड़े होकर बातचीत नहीं करें, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो नियम प्रक्रिया आपने बनाया है, ये सदन में नियम प्रक्रिया है, ये अच्छी बात नहीं है। नो, गलत। शांति की अपील के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने हंगामा जारी रखा तो स्पीकर अपने आसन से खड़े हो गए और विपक्षी सांसदों को वेल से हटने की नसीहत देने लगे। आप अपनी सीट पे जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, सीट पे जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, सीट पे जाए, मैं सीट पे व्यवस्था दे रहा हूँ। इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शून्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और दावा किया कि चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार ने सरकारी भ्रष्टाचार का अमली जामा पहनाया है। 1 फरवरी 2017 को जब आम बजट में इस सरकार ने ये प्रावधान किया कि अज्ञात इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाए, जिसके ना डोनर का पता है, ना जितना पैसा दिया गया उसकी कोई जानकारी है, और जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अमली जामा चढ़ाया गया है। यही नहीं, मनीष तिवारी ने जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएमओ का नाम लिया वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया। कर्नाटक के चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के नाम मत लें, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के कागज है, बिना अध्यक्ष जी में कागज बटन पे रख सकता हूँ, अध्यक्ष जी में कागज बटन पे रख सकता हूँ, अन्य सदस्य नो, अध्यक्ष जी में कागज बटन पे रख सकता हूँ, कागज है RTI। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया और स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से शांति की अपील की, जिस पर कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी चुनावी बॉन्ड का मुद्दा गर्माता दिखा। वहां भी कांग्रेस सांसदों ने चुनावी चंदे पर सवाल खड़े कर दिए। What is happening? You want to do injustice to others by cancelling Girava? You don't want? No. You can come and meet me. You can come in my chamber and meet me whenever there is some sort of discussion. No, please. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record. Nothing shall go on. दरअसल मोदी सरकार राजनीतिक दलों को नगद में मिलने वाले चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड लेकर आई थी। 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की गई थी। दरअसल RTI से ये खुलासा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने को लेकर सरकार को चेताया था। RBI ने कहा था ये पारदर्शी नहीं है। वहीं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक चिट्ठी में पीएमओ के निर्देश पर चुनावी बॉन्ड के नियम तोड़ने की बात कही गई है, जिस पर कांग्रेस ने मांग की है कि बीजेपी बताए उसे चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला। उनकी जो आदत है ना, वो जवाब देने वाली आदत नहीं है, वो आरोप लगाने वाली आदत है, इतिहास बदलने वाली आदत है, किसी को नीचे दिखाने वाली आदत है, और विपासना करने की आदत है। जो भी प्राइवेट कंपनी है जिसको रोज सरकार से काम पड़ता है, वो तो सरकारी को पैसा देंगे, उसी पार्टी को पैसा देंगे जो सरकार चलाती है। अगर किसी और को दे देंगे तो सरकार को पता चल जाएगा, भाजपा को पता चल जाएगा किसी और को पैसा मिला है, तो कोई विपक्षी दल तो पैसा देने नहीं वाला, देगा तो बहुत कम तादाद में देगा। तो 95% बॉन्ड तो केवल इन्हीं को मिलेंगे ना, भाजपा को ही मिलेगा ना। और यही इसका प्रदर्शन आप चुनाव में देख रहे हो, किस तरह से 5 स्टार होटल में लोगों को रखा जाता है। वहीं बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से पारदर्शी करार दिया और कांग्रेस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के ये आरोप सरासर झूठ है। ये जो नए व्यवस्था, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जो लाया गया, ये एक साफ सुथरी व्यवस्था है। इसमें जो पैसा राजनीतिक दलों में आ रहा है वो केवल KYC अकाउंट्स के द्वारा, बैंक अकाउंट्स के द्वारा बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दिया जाता है। इसमें पूरी पारदर्शिता और इसमें स्वच्छता है।
झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने इशारा किया कि राम मंदिर भी मोदी सरकार की वजह से मुमकिन होने जा रहा है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं बहनें दीदी बताए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देश का हर व्यक्ति चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चली। अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। इतने सालों से ये फैसला नहीं हो, हम भी चाहते थे कि फैसला अदालत करे, संवैधानिक रूप से इस झगड़े का, इस विवाद का रास्ता निकले। और देखिए श्री राम की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुल गया। देश की सालों से पड़ी हुई समस्याओं को मोदी जी एक के बाद एक निपटाते जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की समिति का सदस्य बनाया गया तो कांग्रेस ने कहा कि गोडसे के भक्तों के अच्छे दिन आ गए। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया गया है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर के अलावा इस समिति में फारूक अब्दुल्ला, ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, शरद पवार, जेपी नड्डा समेत 21 सांसद हैं। लेकिन विवाद केवल और केवल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर हो रहा है। प्रधानमंत्री से पूछिए। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा कमेटी में शामिल किए जाने पर कांग्रेस न सिर्फ सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रही है बल्कि देश के लिए इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी बता रही है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने मन से माफ न करने की बात कही थी, लेकिन अब संदेश साफ है कि नाथूराम गोडसे के भक्तों के अच्छे दिन आ गए। कांग्रेस का रुख हमलावर है तो बीजेपी सरकार के बचाव में जुट गई है। बीजेपी का कहना है कि सांसद होने के नाते प्रज्ञा ठाकुर संसद की किसी भी समिति के सदस्य बनाई जा सकती है। संसद में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन पर मुकदमे होते हैं, ट्रायल होता है, वो प्रमाणित नहीं होता है। तो क्या संसदीय समितियों से उन सभी लोगों को बाहर रखा जाए जिन पर किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा? लेकिन प्रज्ञा पर बीजेपी के तर्कों को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आतंक फैलाने का आरोप झेल रही सांसद को देश की रक्षा से संबंधी कमेटी का सदस्य बनाया गया। मोदी जी इन्हें मन से माफ नहीं कर पाए, लेकिन देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिम्मेदारी दे दी। इसीलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। खैर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर विवादों में है। हालांकि इस बार वो अपने बयानों को लेकर नहीं बल्कि एक समिति का सदस्य बनने की वजह से है। मगर इस विवाद की वजह वो खुद भी हैं, क्योंकि अगर उनका इतिहास साफ होता तो विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता। कश्मीर में लॉकडाउन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सॉलिसिटर जनरल के जवाब से संतुष्ट जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर से जुड़े आरोपों का जवाब देना होगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब हालात बेहतर हैं। अदालत को गुमराह किया जा रहा है कि 70 लाख लोगों की जिंदगी नरक बनी हुई है, जबकि वहां के 202 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा ली गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कश्मीर में ज्यादातर स्कूल खुले हैं और 98% छात्र इम्तिहान दे रहे हैं। साथ ये भी कहा गया कि लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और वहां कोई गोली भी नहीं चली है। यही नहीं, कश्मीर में पथराव की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। उधर याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस कर रही वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि देश में संविधान के मुताबिक किसी मुद्दे पर लोगों के असहमत होने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसकी भी इजाजत कश्मीर में नहीं दी गई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी संसदीय समिति में जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया। आर्थिक मंदी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं से काम के मौके छीनकर अन्याय किया।
पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग की, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ में एक बदमाश के साथ इंस्पेक्टर भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग कमिश्नर ने एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान करीब 15 लाख की अवैध नशीली दवाएं बरामद की गई और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर एक गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़ी एक ट्रक में घुस गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने को लेकर अमेरिकी सांसद पीट ओल्सन ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की और कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी भारत के दूसरे हिस्से के नागरिकों जैसे ही अधिकार है। महाराष्ट्र में सरकार का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। हालांकि सरकार की रूपरेखा पर मुहर मुंबई में 1-2 दिन बाद ही लगेगी, लेकिन संजय राउत ने साफ कर दिया कि 1 दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। जो घड़ियां नजदीक आई है, 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कल तक यहाँ मीटिंगें चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था। पवार साहब के घर में कांग्रेस एनसीपी की एक मैराथन बैठक चल रही थी, लेकिन कल से मुंबई में इस प्रकार से जो एक दूसरे के साथ चर्चा करने का जो काम है, 1 दिन का काम है। आने वाले 2 दिनों में सरकार बनाने के बारे में हम आगे जाएंगे। पावर शेयरिंग के बारे में मुंबई में जाकर 3 पार्टी एक साथ चर्चा करेंगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर कि स्थानीय निकाय के चुनाव में या आने वाले वक्त में विधानसभा लोकसभा के चुनाव ये बहुत आगे की बात है। पहले महाराष्ट्र की सरकार स्थापन होने दो, बनने दीजिए, ये आगे की बात है। आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री उद्धव जी होंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। ये देश का संविधान सेक्युलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता है। जो इस देश का नागरिक है वो सभी देश के हिस्सेदार है, ये हम सब मानते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी की कई बैठक हुई। सभी मसलों पर गंभीरता से विचार किया गया और आखिरकार साथ में सरकार बनाने के फैसले पर मुहर लग गई। खबर है कि किसी भी वक्त तीनों पार्टियां राज्य वो सभी देश के हिस्सेदार है, ये हम सब मानते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और एनसीपी की कई बैठक हुई। सभी मसलों पर गंभीरता से विचार किया गया और आखिरकार साथ में सरकार बनाने के फैसले पर मुहर लग गई। खबर है कि किसी भी वक्त तीनों पार्टियां राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। मगर संसद के गलियारों में जब पत्रकारों ने शरद पवार से सरकार गठन से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने खामोशी ओढ़ ली। 2.5 साल के विचार हो रहा है। एनसीपी की तरफ से जवाब देने का जिम्मा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने संभाला। साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का इंतजार अब लंबा नहीं खींचने वाला। अलग अलग पार्टियां इकट्ठा रही है तो इसलिए उसकी चर्चा तो होनी आवश्यक है। तो इसके बारे में जो आवश्यक चर्चा है वो हम कर रहे हैं। कब तक ऐलान की उम्मीद करें सर सरकार गठन की, कब तक? क्योंकि बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की जनता भी उम्मीद पाले पे। 2-4 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस एनसीपी की बैठक के बाद पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ही दावा किया और पूर्व सीएम छगन भुजबल भी यही कह रहे हैं। मगर घूम फिरकर एक सवाल अटक जाता है कि सीएम पद पर कौन और किस फॉर्मूले पर होगा ताज और राज का बंटवारा। अब क्या लगता है सरकार जल्दी बन जाएगी, महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो जाएगा? हाँ, लगता है कि बहुत जल्दी ही सरकार बन जाएगी। इस बीच शिवसेना ने शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे मातोश्री में विधायकों की मीटिंग रखी है। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने 2.5 साल के लिए सीएम पद के फॉर्मूले की बात से इनकार किया है। और इस तरह की नीति आज ठहराई गई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अमित शाह साहब आने के बाद में शिक्कामोर्तब हो जाएगा और उस तरह की सरकार 5 साल ये युति की सरकार चलेंगी। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, तो राजकारण में कोई भी किसका दोस्त और दुश्मन
दुश्मन दोस्त बन सकता है। सीएम पद सहित कुछ दूसरे मुद्दों पर मतभेद की वजह से ही 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 56 सीटों वाली शिवसेना, 54 सीटों वाली एनसीपी और 44 विधायकों वाली कांग्रेस को सहमति बनाने में इतना वक्त लगा। अब ये तीनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ सरकार चलाने की बात कह रही हैं, मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और आरपीआई नेता रामदास आठवले का कहना है कि इस बेमेल गठबंधन की सरकार का ज्यादा दिन तक चलना मुमकिन नहीं है और सत्ता के लिए किया गया ये समझौता नुकसानदायक साबित होगा। सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर शामिल होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसके लिए इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। कभी उत्तर प्रदेश में यूं ही जब पार्टी में विरोध था तब भी बीएसपी के साथ एक गठबंधन किया गया था। अब तब से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, आज तक उत्तर प्रदेश में उस नुकसान से उबर नहीं पाए। शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी ने सपोर्ट देने का शायद तय किया है, तो यहाँ महाशिव आघाड़ी बन जाएगी और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये अलायंस अननेचुरल अलायंस होगा, उसका तीनों पार्टियों को नुकसान होगा। सवाल यह है कि सत्ता के लिए हो रहा ये गठबंधन महाराष्ट्र की जनता को कबूल होगा? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का छलावा लंबे वक्त तक चल पाएगा? फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल तेज है। सोनिया गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद एनसीपी और कांग्रेस में सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चर्चा का अगला दौर पूर्ण हुआ। सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन चुकी है और साथ ही में अब जो चर्चाएं हैं वो हम मुंबई में करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे, उनको अब तक की चर्चे की जानकारी पूरी देंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम से भगवान राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। यहां से निकली बारात नेपाल के जनकपुर जाएगी। बारात में नाचते गाते राम भक्त साथ चल रहे थे और ढोल नगाड़ों की थाप पर श्री राम की बारात जनकपुर के लिए निकली। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ साधु संतों की भीड़ जुटी, जो बारात के साथ नाचते गाते आगे बढ़े। ये बारात अयोध्या से निकलकर कई पड़ाव से गुजरते हुए 29 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी, जहां भगवान राम और जनक नंदिनी जानकी का 1 दिसंबर को भव्य विवाह होगा। जनकपुर के लिए राम बारात निकली है। गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर ये बारात निकली है। इससे पहले मंत्रोच्चार के साथ ये बारात निकली थी, लेकिन राम नाम की धुन के साथ और डीजे की धुन पर ये राम बारात अयोध्या के कारसेवकपुरम से निकली है और कई पड़ावों से होकर ये बारात अयोध्या से निकलकर सीधे ये जनकपुर पहुंचेगी। इस विवाह उत्सव के लिए नेपाल में भी बारात के स्वागत की बड़ी और खास तैयारियां की गई हैं। बारात में 2 रथ शामिल किए गए। श्री राम की बारात निकलने के मौके पर भारी भीड़ जुटी। हालांकि बीजेपी के सांसद और विधायक वहां नजर नहीं आए। बेशक बारात रवाना होने के दौरान बीजेपी नेता कमलकांत ने पहुंचकर संगठन की उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। देखिए, भारत और नेपाल का सनातन सांस्कृतिक संबंध है, क्योंकि भगवान राम अयोध्या के थे और माता जनक नंदिनी जानकी जी जनकपुर की थी। तो इस सनातन संबंध जो कायम है, उसी सनातनता को, उनकी परंपरा को बरकरार रखने के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष राम बारात निकलती है। हर 5 साल में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी विवाह समारोह का आयोजन करता है, लेकिन इस बार राम बारात में राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी चिदंबरम से 2 दिन और पूछताछ करेगी। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम से अतिरिक्त पूछताछ के लिए 2 दिन का वक्त दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 2 मवेशियों को लेकर जा रहे 2 लोगों की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। होमगार्ड फर्जी ड्यूटी घोटाले में आरोपी एक कमांडेंट को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस ने ऐशबाग स्थित एक होटल से गैंगस्टर और सीरियल किलर सोहराब को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में एक मकान मालिक ने कुछ युवकों पर लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर मां और पत्नी से मारपीट कर सोने की चेन छीन लेने का आरोप लगाया। हरियाणा के पलवल में महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन पर मेरी सुरक्षा मेरा दायित्व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रांतीय स्कूल एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 13 जनपदों के सरकारी उच्चतर स्कूल की छात्र छात्राएं हिस्सा ले रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को 71,000 करोड़ रुपए की MK-45 तोप बेचने के फैसले को मंजूरी दे दी। ये तोपें भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएंगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे देश में अब तक सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। मोबाइल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए एडवाइजरी वार्निंग जारी की है। यूजर्स से KYC के बारे में आने वाले फर्जी संदेश से सतर्क रहने और कोई भी ऐप डाउनलोड करने से बचने को कहा गया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पहले डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल से खेलने को चुनौतीपूर्ण बताया। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बढ़े पॉल्यूशन पर बड़ी पॉलिटिक्स। साफ पानी सप्लाई नहीं होने के खिलाफ बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लिहाजा बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चे ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए कैसे बीजेपी के नेता हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन में जुटे। बीजेपी ने पहले दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय वरुणालय पर प्रदर्शन किया, उसके बाद सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। जल बोर्ड दे रहा है, ये पानी अगर एक वर्ष हम लगातार पिएंगे तो बहुत सारी अनेक गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केजरीवाल को चेतावनी देना चाहता हूं। केजरीवाल साहब, इस दिल्ली की जनता ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया, 67 सीटें दी, क्या तेरे को इसीलिए बनाया? प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषित पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को डायरिया हो रहा है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली की जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में गंदा पानी मुहैया कराने वालों को दिल्ली की सत्ता से बाहर करना चाहिए। न दिल्ली की सांसें सुरक्षित हैं, न दिल्ली का पानी सुरक्षित है। लोगों को की जिंदगी के साथ एक जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, या तो लोग सत्ता से इनको हटाकर बाहर कर देंगे, और या फिर उससे पहले ये पानी ठीक करने का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गंदे पानी को लेकर बीजेपी पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अगर वो कहता है कि BIS का मानक झूठा है, तो मैं समझता हूँ दिल्ली को दोहरी मार देने वाले अरविंद केजरीवाल ये काम कर रहे हैं। दरअसल नल के पानी की गुणवत्ता पर भारतीय मानक ब्यूरो ने रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में दिल्ली सबसे नीचे है, यानी दिल्ली का पानी सबसे खराब। प्रदूषण को लेकर बीजेपी के विजय गोयल साइकिल से संसद पहुंचे। गोयल ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और साइकिल के आगे गंदे पानी की बोतल भी रखी हुई थी। इस दौरान विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली के सीएम ने 5 साल तक प्रदूषण पर सिर्फ पॉलिटिक्स की, लेकिन काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पानी को लेकर भी केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और पासवान को गलत साबित करने में लगे हैं। जी, आप साइकिल पर आए, पानी की बोतल साथ में लटका रखा, आप बिजली पानी हवा को लेकर दिल्ली में हमेशा सवाल खड़े करते हैं। आज क्या सवाल? ये जनता के सवाल है। 5 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया, ना प्रदूषण के ऊपर और ना गंदे पानी के ऊपर। आधी दिल्ली को तो पानी मिलता नहीं, टैंकर माफिया आगे आ गया है, पाइपलाइन पहुंची नहीं है। ये सब वायदे उन्होंने की, वीडियो में रिकॉर्ड्स हैं, और वो कहते हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति तो आप कर रहे हैं। 5 साल में आज भी प्रदूषण का जो आप इंडेक्स देख लीजिए तो एयर क्वालिटी 369 के ऊपर है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में जवाब दिया। राज्यसभा में दिए अपने जवाब में उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नियमित तौर पर प्रदूषण से जुड़ी समीक्षा बैठक करती है। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड ए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान for Delhi and NCR for different levels of pollution. The nature, scope, rigor of measures to be taken is linked with the levels of pollution, namely severe plus or emergency. Severe, very poor, moderate to poor and moderate. After due consideration by the authorities concerned,
the actions are to be implemented in the entire NCR throughout the year. For management of air pollution in Delhi and NCR, source-based approach has been adopted by the government to control air pollution, which gets aggravated during winter months. वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन बीजेपी इतने गंभीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने में जुटी है। प्रदूषण कम करने का पूरा प्रयास केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा किया गया। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा 56,000 मशीनें पराली काटने के लिए अलग अलग राज्यों को दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय मंत्री जी जो डेटा प्रस्तुत किया गया है वो डेटा कुछ अलग कहता है। इस पे आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कृपया आप बताएं कि आप ये कह रहे 9,000 टोटल 20,000 मशीनें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी गई। आज आप रिपोर्ट में कह रहे 56,000 मशीनें दी गई, तो मान्यवर 36,000 मशीनें कहाँ गई? पराली काटने की किसानों की मशीनें कहाँ चली गई? मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल को गालियां देके अगर प्रदूषण कम कर सकते हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ, दिन रात केजरीवाल जी को गालियां दीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पराली जलाने का खुलकर समर्थन किया है, जबकि केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार मानते हैं। हमारे साथ भगवंत मान जी हैं। भगवंत मान जी, साफ तौर पे आपने पराली को लेकर विरोध किया, आपने बोला कि समर्थन किया कि पराली जलाना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी समर्थन नहीं किया। मैं कहता हूँ उसका समाधान तो दे दो। हमसे पराली वाली फसलें भिजवाते क्यों हो? हम मक्की बीज देंगे, बाजरा बीज लेंगे, जिससे पराली नहीं होती, लेकिन उसका एमएसपी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग आपने उसकी दे रखी है जो जिसके पराली पैदा होती है। तो आपको लगता है कि पराली इस ऐसे में कोई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, पराली जलेगी? हमें नहीं, अल्टरनेटिव दे दो ना तो हल हो जाएगा। कोर्ट में पेशी पर यूपी गए एक सीरियल किलर को दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक होटल में ठहरने और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का पूरा मौका दिया। सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद जब लखनऊ पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि होटल में ये सीरियल किलर अपनी पत्नी और बहन के साथ मौजूद था। दिलचस्प बात यह है कि सीरियल किलर के साथ दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवान होटल के अलग अलग कमरों में अय्याशी कर रहे थे और सीरियल किलर अलग कमरे में अपनी पत्नी और बहन के साथ था। जो थाने से सूचना गई उसके अलग फर्जी मास्टर रोल तैयार करना, उस पर फर्जी हस्ताक्षर आदि पाए गए और यह पाए जाने पर थाना अध्यक्ष गुडम्बा ने थाना गोमती नगर, जहां की जिला कमांडेंट होमगार्ड का ऑफिस भी है, थाना गोमती नगर पर एक एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में सीरियल किलर सोहराब कानपुर में पेशी के बाद लखनऊ लाया गया था, जहां उसकी पेशी होनी थी। पेशी से पहले लखनऊ के ऐशबाग के श्री होटल में कैदी सोहराब और दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए 3 कमरे बुक किए गए थे। ये तीनों कमरे बिना किसी आईडी प्रूफ के बुक थे। होटल के 2 कमरों में दिल्ली पुलिस के 6 पुलिसकर्मी रुके थे और होटल के कमरा नंबर 206 में सोहराब अपनी पत्नी और बहन के साथ था। ठीक मेरे पीछे अगर देख पा रहे हो तो ये होटल श्री है, जहां पर शाम 4 बजे सीरियल किलर सोहराब को लाया गया था। आपको बता दें कि तीनों भाई ही इसमें इस समय सीरियल किलिंग में तिहाड़ जेल में बंद हैं और यहीं पर ही दोनों भाइयों की मुलाकात भी होनी थी। हालांकि 2 दिन यहां पर रहना था, जहां पर लखनऊ कोर्ट में भी पेशी थी और कानपुर कोर्ट में भी पेशी होने वाली थी। रात करीब 10 बजे यहां से गिरफ्तारी की गई है। अगर ठीक मेरे दाईं तरफ अगर देख पा रहे हो तो ऐशबाग स्टेशन है और ऐशबाग स्टेशन के ठीक सामने ही इसी होटल में 3 कमरे रखे गए थे, जहां पर 2 कमरों में पुलिस वाले ठहरे थे और 1 कमरे पे सोहराब और उसकी पत्नी यहाँ पर रुकी हुई थी और उसकी बहन भी यहाँ पर आई हुई थी। यूपी पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो उसने दबिश दी और गैंगस्टर सोहराब, उसकी बहन और पत्नी को होटल से धर दबोचा। साथ ही दिल्ली पुलिस के एक एएसआई, हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम ने लखनऊ पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसी विवेचना के क्रम में जिला कमांडेंट होमगार्ड श्री कृपा शंकर पांडे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही तस्वीर बीते कुछ दिनों पहले यूपी के गोरखपुर से सामने आई थी, जहां यूपी पुलिस के गैंगस्टर को देवरिया से गोरखपुर पेशी के लिए लाया गया था और पेशी के बहाने पुलिस गैंगस्टर को उसकी गर्लफ्रेंड से होटल मिलवाने ले गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एली अब्राहम मनोज वाजपेयी के साथ मस्ती करती नजर आई।
बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी एली अब्राम और अभिनेता मनोज वाजपेयी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एली मनोज वाजपेयी की मूंछों को खींचती हुई नजर आ रही है। जॉन इब्राहिम ने अब एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें वो अपनी बाइक्स की नुमाइश करते नजर आ रहे हैं। जॉन को बाइक्स का बेहद शौक है और वो अक्सर अपने इस शौक की नुमाइश भी फैंस के सामने करते रहते हैं। अपनी अच्छी आवाज की वजह से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली रानू मंडल एक वीडियो में रैंप वॉक करती हुई नजर आई। रानू मंडल ने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पैशन के गाने पर रैंप वॉक किया। विद्या बालन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल में एक्ट्रेस टीना पाठक के एक फनी सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आई। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि यहां चपरासी की नौकरी के लिए भी मारामारी है। वहां ग्रुप डी के 186 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लाइन देखी जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इन पदों के लिए आवेदन करने वालों में MBA, MCA और MA डिग्री धारकों की संख्या काफी बड़ी तादाद में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में नौकरी के लिए किस कदर मारामारी मची हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद विपक्षी दल नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने में जुट गए। कहीं न कहीं बेरोजगारी और रोजगार की समस्या इस देश में है। वो इससे साबित होता है कि MBA ग्रेजुएट, BCA किए हुए डिग्रीधारी नौजवान, दूसरे प्रांत के नौजवान बिहार में 4th ग्रेड की नौकरी के लिए एप्लीकेंट है। तो ये क्या साबित करता है? उन आरोपों को इससे प्रमाणिकता मिलती है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या इस देश में है और MBA के नौजवान अब चपरासी बनने को तैयार है। मैं समझता हूँ इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। यूपी में 2 तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रशासनिक अधिकारी अपना आपा खो बैठे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे देवरिया के डीएम अमित किशोर इतना नाराज हो गए कि वो एक व्यापारी से अभद्रता करने लगे। डीएम ने एक व्यवसायी को कार पार्किंग को लेकर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की ये घटना CCTV में कैद हो गई है। ध्यान से देखिए तस्वीर। तो ऐसे जो डीएम है अपना आपा खो गए और इस शख्स को हड़काते हुए, धकियाते हुए फिर इसको थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने भी इस शख्स को पीटा है, इसे थप्पड़ मारे। ध्यान से इस तस्वीर को देखते रहिए। और जो दूसरी तस्वीर है वो सुल्तानपुर की है, जहां जिला अस्पताल में एक युवक को CMS BB सिंह ने दलाल समझकर पीट दिया। दरअसल मामला सुल्तानपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी का है, जहां लड़का अपने किसी परिचित को दिखाने आया था। तभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को किसी ने सूचना दी कि अस्पताल में कुछ लोग दलाली करने आए। इसके बाद वो पहुंचे और इस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो आम आदमी के साथ, आम जनता के साथ बर्ताव करते हैं। पहली तस्वीर में डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, एक युवक को थप्पड़ मार रहे हैं बीच सड़क पर। और उसके बाद जो डीएम की सुरक्षा में तैनात वर्दी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी इस युवक की जमकर पिटाई की है। डीएम ने थप्पड़ मारा तो उसके बाद पुलिस वाले उस युवक को पीटने लगे।